रतनपुर नामक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। राजू के पास एक छोटी सी जमीन थी। वह इस जमीन पर खेती करता और जो भी सब्जियां पैदा होती उसे बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन राजू उदास था। तभी उसकी पत्नी सावित्री बोली, क्या हुआ जी, आप बहुत उदास लग रहे हैं। सोच रहा हूँ काश मेरे पास भी बहुत सारी जमीन होती तो मैं भी ढेर सारी सब्जियाँ उगाता और उसे बाजार में बेचकर अमीर आदमी बन जाता। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हम लोग थोड़ी सी जमीन में भी अच्छी कमाई कर लेते हैं, जिससे हम लोगों का गुजारा अच्छे से हो जाता है। सावित्री की बार बार समझाने के बाद भी राजू का लालच खत्म नहीं होता है। अगले दिन सुबह राजू सब्जियां लेकर गांव में बेचने निकलता है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। सारी की सारी सब्जियां एकदम ताजी और फ्रेश हैं। अरे राजू, 1 किलो टमाटर दे दो। हाँ हाँ काका, अभी देता हूँ। राजू, तुम्हारी सब्जियां तो एकदम ताजी और फ्रेश रहती है। सब्जी देखकर तो मजा आ जाता है। अरे काका, हमारा तो यही काम ही है, लोगों को हरी हरी सब्जी खिलाना, ताकि लोगों की सेहत अच्छी बनी रहे। राजू की सब्जियां गांव वालों को बहुत पसंद आती थी। राजू भी पूरी सब्जियां बेचकर शाम को घर लौट जाता है। राजू जब घर पहुंचता है, क्या हुआ, आज सब्जियां बिकी कि नहीं? नहीं नहीं, सारी की सारी सब्जियां बिक गई हैं और गांव के लोगों को तो हमारी सब्जियां बहुत पसंद आती हैं। गांव वाले हम लोगों की सब्जियों की बहुत तारीफ करते हैं। तारीफ तो करेंगे ही ना, हम लोग पूरे दिन मेहनत करके उसे उगाते हैं। पता नहीं और कितने दिन सब्जी बेचकर गुजारा करना पड़ेगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप जो कमा कर लाते हो उससे हमारा गुजारा हो जाता है। अरे ये सब बातें छोड़ो, खाना दो, बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देता हूँ। राजू और सावित्री दोनों साथ साथ खाना खाते हैं और सो जाते हैं। राजू और सावित्री सुबह सुबह खेत पर जाते हैं और सब्जियां इकट्ठा करके राजू गांव की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में सोचता है, मेरी सब्जियां ताजी और फ्रेश रहती हैं, जिसके कारण सभी लोग मेरी ही सब्जी खरीदते हैं। क्यों ना मैं सब्जियों का दाम बढ़ा दूं, जिससे मेरी कमाई भी बढ़ जाएगी। राजू उस दिन सब्जियों का दाम बढ़ा देता है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। सारी की सारी सब्जियां एकदम ताजी और फ्रेश हैं। राजू भैया, टमाटर कैसे किलो दिए? टमाटर बहन जी, टमाटर तो 10 रुपए किलो है। क्या 10 रुपए किलो? अभी तो कल 8 रुपए किलो था। एक ही दिन में 2 रुपए बढ़ गए। और टमाटर है या शेयर बाजार? अरे बहन जी, अब दाम बढ़ गए तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप टमाटर की क्वालिटी भी तो देखिए। हाँ, टमाटर तो सही दिख रहा है। ठीक है, 2 किलो दे दीजिए। राजू उस औरत को दाम बढ़ाकर टमाटर दे देता है। ऐसे ही सभी गांव वाले राजू पर भरोसा करके
राजू से ही महंगी सब्जियां खरीदते हैं। शाम को सारी सब्जियां बेचने के बाद राजू घर की तरफ चल देता है। क्या बात है, मेरा ये तरीका तो काम कर गया। आज तो रोज से ज्यादा कमाई हो गई है। राजू खुशी खुशी घर पहुंचता है। राजू को खुश देखकर सावित्री पूछती है, क्या हुआ, आज बहुत खुश लग रहे हैं? लगता है आज अच्छी कमाई हो गई है। आज मेरे दिमाग में एक उपाय आया और वह उपाय काम कर गया। कैसा उपाय और क्या काम हो गया? राजू ने सावित्री को सारी बात बता दी। पर यह तो ठीक नहीं है जी। आप थोड़े से पैसे के लिए गांव वालों को महंगी सब्जियां दे रहे हैं। अगर गांव वालों को महंगी सब्जी बेचकर अपना फायदा हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है? बुराई है जब गांव वालों को पता चलेगा कि आप उनको महंगी सब्जियां बेचते हो, तो वह लोग आपसे सब्जी खरीदना बंद कर देंगे। फिर आप क्या करोगे? तुम ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तब की तब देखी जाएगी। राजू रोज सुबह सब्जियां बेचने निकलता और गांव वालों को दाम बढ़ाकर सब्जियां बेचने लगा। वह रोज सब्जियों का दाम बढ़ाता गया और उसका लालच भी बढ़ता गया और वह धीरे धीरे गांव वालों को दोगुने दाम पर सब्जियां बेचने लगा। शाम को सारी सब्जियां बेचने के बाद राजू घर की तरफ चल देता है। बस ऐसे ही मेरी सारी सब्जियां दुगनी दाम में बिकती रहे, तब तो मैं कुछ ही दिनों में अमीर आदमी बन जाऊंगा। पर आप गांव वालों के भरोसे का फायदा उठा रहे हो। सभी लोग पैसे कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते। मैं तो बस सब्जियां थोड़े ज्यादा पैसे में दे रहा हूँ। जब गांव वालों को यह बात पता चलेगा तब आप क्या करोगे? फिर गांव वाले आपसे सब्जी खरीदना बंद कर देंगे। फिर हम लोगों का गुजारा कैसे चलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गांव के सभी लोग मेरे से ही सब्जियां खरीदेंगे, क्योंकि गांव में और कोई सब्जी बेचने वाला है ही नहीं। भगवान करे आप जैसा बोल रहे हो वैसा ही हो। सुबह सुबह राजू और सावित्री खेत पर जाते हैं और राजू सब्जियां इकट्ठा करके गांव की तरफ चल पड़ता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। सारी की सारी सब्जियां एकदम ताजी और फ्रेश हैं। भैया 1 किलो दे दीजिए। बहन जी, आलू के दाम बढ़कर 20 रुपए किलो हो गए हैं। पर भैया अभी तो मैं कल ही 15 रुपए किलो खरीदी थी। अरे बहन जी, मैंने थोड़ी ना दाम बढ़ाया है। जो बाजार में भाव चलता है मैं तो वही भाव का आप लोगों को सब्जी बेचता हूँ। अब बाजार में ही दाम बढ़ गए हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, आप आधा किलो ही दे दीजिए। उस दिन राजू दोगुने दाम पर गांव वालों को सब्जियां बेचता है और गांव वाले भी खरीद लेते हैं, क्योंकि गांव में और कोई सब्जी वाला नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह सुबह हीरा अपनी सब्जियां बेचते बेचते रतनपुर गांव में जा पहुंचा। सब्जी ले लो, सब्जी एकदम ताजी ताजी हरे हरे सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। भैया टमाटर कैसे दिए? बहन जी 8 रुपए किलो टमाटर है। क्या 8 रुपए किलो?
अचानक से टमाटर इतना सस्ता कैसे हो गया? सस्ता? अरे नहीं बहन जी, आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ है। यही भाव तो पिछले 3 महीने से चल रहा है। वह औरत मन ही मन सोचती है। इसका मतलब राजू हम लोगों से झूठ बोलकर ज्यादा पैसे ले रहा था। अब तो मैं सब्जी इसी सब्जी वाले से ही खरीदूंगी। ज्यादा मत सोचिए बहन जी, सब्जियां एकदम ताजी और फ्रेश है। हाँ भैया, आप 2 किलो टमाटर, 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज दे दो। ऐसे ही उस दिन गांव वालों को राजू की सच्चाई का पता चल जाता है और गांव वाले हीरा से ही सब्जियां खरीद लेते हैं। राजू रोज की तरह घर से सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ता है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। सारी की सारी सब्जियां एकदम ताजी और फ्रेश हैं। राजू आवाज लगाते हुए सभी लोगों के घरों के सामने से जाता, पर सब्जी लेने कोई भी बाहर नहीं आता था। ऐसे ही शाम हो गई, पर राजू की एक भी सब्जी नहीं बिकी। क्या बात है, आज मेरी सब्जियां कोई भी नहीं खरीद रहा है। आज तो 1 रुपए की भी बोहनी नहीं हुई। राजू यही सोचते सोचते घर की तरफ लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे हीरा सब्जी वाला दिखाई देता है। राजू सारा मामला समझ जाता है और वह निराश मन से घर की तरफ लौट जाता है। राजू जैसे ही घर पर पहुंचता है, उसका उदास चेहरा देखकर सावित्री बोलती है। क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों हैं? आज सब्जियां नहीं बिकी क्या? राजू सारी बात सावित्री को बता देता है। मैं तो आपको पहले ही मना कर रही थी, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं लालची हो गया था, मुझे पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पैसे कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन तरीका गलत नहीं होना चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं क्या करूं? अब तो गांव वाले मुझसे सब्जियां भी नहीं खरीदेंगे। आप गांव वालों से माफी मांग लो और फिर से सब्जियां बेचने जाओ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राजू सुबह सुबह सब्जी लेकर गांव की तरफ निकलता है और गांव वालों से माफी मांग लेता है और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, ऐसा वादा भी करता है। गांव वाले राजू को माफ कर देते हैं और दोबारा उसी से सब्जियां खरीदने लगते हैं। रतनपुर गांव में धनराज नाम का एक जमींदार रहता था। वह बहुत ही अत्याचारी जमींदार था। वह गांव के गरीब लोगों से कम पैसों में काम करवाता और उन्हें परेशान भी करता था। एक दिन गांव का एक आदमी जमींदार के पास जाता है। मालिक, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, कुछ पैसों की मदद कर देते आप तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। नहीं नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। मेरे पास पैसों का पेड़ है क्या? मालिक, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपके पास काम करके आपके पैसे चुका दूंगा। मालिक, नहीं, मैं पहले पैसे नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम मेरे पास काम करते हो तो मैं तुम्हें 1 महीने बाद पैसे दे सकता हूँ। पर मालिक, 1 महीने बाद तो बहुत देर हो जाएगी। मालिक, आप मुझे 200 रुपये दे दीजिए।
आपकी बहुत कृपा होगी मालिक। अगर तुम मेरे पास कुछ गिरवी रखते हो तो मैं तुम्हें उसके बदले पैसे दे सकता हूँ। लेकिन मालिक, मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है, और तुम्हारे पास जो खेत है वह मेरे पास गिरवी रख दो। इसके बदले मैं तुम्हें 200 रुपये दे देता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब तुम पैसे वापस कर देना और मैं तुम्हारा खेत तुमको वापस लौटा दूंगा। ठीक है मालिक, आप मेरा खेत गिरवी रख लीजिए और मुझे 200 रुपये दे दीजिए। मैं अपने बेटे का इलाज करा लूँ। जमींदार उस आदमी को 200 रुपए दे देता है। 200 रुपए लेकर वह आदमी दुखी मन से वहां से चला जाता है। उसी गांव में सुरेश नाम का एक आदमी भी रहता था। सुरेश अपनी पत्नी सिया और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सुरेश के पास एक छोटी सी जमीन थी। वह दोनों उसी पर खेती करते थे और उससे जो भी अनाज पैदा होता था उसे बेचकर अपना गुजारा करते थे। सुरेश बहुत ही मेहनती था। उसके मेहनत की चर्चे पूरे गांव में थे। एक दिन जब सुरेश खेत की जुताई कर रहा था, तभी गांव के हरिया काका वहां से गुजरते हैं। क्या बात है बेटा, लगता है आज बीज की बुआई करके ही मानोगे। हाँ काका, बीज बोने का समय आ गया है। अभी बीज नहीं डालूंगा तो पैदावार कम हो जाएगा। बेटा, तुम खेत में इतनी मेहनत करते हो तभी तुम्हारी फसल की पैदावार दोगुनी होती है। हाँ काका, मेहनत तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि हमारा गुजारा तो इसी से होता है। थोड़ा अपना भी ख्याल रखो करो बेटा। इतना बोलकर काका वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सुरेश भी खेत का काम खत्म करके घर लौट आता है। तभी सिया सुरेश से बोलती है, माँ की दवा आज खत्म हो गई है। कल आप बाजार जाकर माँ की दवा लेकर आइएगा। ठीक है, कल मैं माँ की दवा लेकर आऊँगा। खेत में बीज की बुआई हो गई। हाँ, सब अच्छे से हो गया। बस भगवान करे इस बार भी पैदावार अच्छा हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, हर बार की तरह इस बार भी पैदावार अच्छा होगा। हरिया काका सुबह सुबह जमींदार के पास पहुंचते हैं। क्या बात है काका, इतने सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? मालिक, खेत में बीज डालने के समय हो गया है। पिछली बार पैदावार अच्छा नहीं हुआ था, उसकी वजह से मेरे पास बीज नहीं बचे हैं। मालिक, आप कुछ मदद कर देते तो इस बार खेतों की बुआई हो जाती मालिक। अरे काका, अब तो आपको आराम करना चाहिए। यह उम्र नहीं है काम करने के लिए। जमींदार साहब, मेहनत नहीं करूँगा तो गुजारा कैसे होगा? बस आप मेरी थोड़ी मदद कर देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। जैसे ही फसल की कटाई होगी मैं आपके सारे पैसे लौटा जाऊंगा। अरे काका, पैसे क्या पेड़ से गिरते हैं? एक काम कीजिए, आप वह खेत मुझे दे दीजिए, उसके बदले मैं आपको पैसे दे दूंगा। मालिक, मेरे पास थोड़ी सी तो जमीन है, वह मेरा सहारा है, वह भी आपको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? काका, अगर पैसे चाहिए तो कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा ना। हरिया काका सोचते हैं, अगर मैंने
अपने बैलों को गिरवी रख दिया तो सुरेश को बोलकर खेत की जुताई करवा के बीज डाल दूंगा और फसल की कटाई के बाद बैलों को छुड़ा ले जाऊंगा। क्या हुआ काका, क्या सोच रहे हैं? पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है मालिक, आप मेरे बैलों को गिरवी रख लो, जब मैं पैसे लौटा दूंगा तब आप वापस कर दीजिएगा। ऐसा बोलकर हरिया काका पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सुरेश बाजार जाता है और अपनी माँ के लिए दवा लेकर आता है। मैं माँ की दवा लेकर आ गया हूँ, तुम माँ को खाना खिलाकर दवा दे देना। मैं थोड़ा खेतों की तरफ से आता हूँ। ठीक है, मैं माँ को दवा दे दूंगी। सुरेश खेत की तरफ चल देता है। तभी रास्ते में हरिया काका मिलते हैं। अरे सुरेश बेटा, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। हरिया काका ने सुरेश को सारी बात बताई। कोई बात नहीं काका, मैं आपके खेतों की जुताई करके बीज की बुआई कर दूंगा। बेटा, तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो, तुम्हारे जैसा गांव में कोई नहीं है, तुम सबकी मदद करते रहते हो। अरे नहीं काका, आप तो मेरे पिता समान हो, यह तो मेरा फर्ज है। सुरेश अपने बैलों को लेकर हरिया काका के खेत के पास पहुंचता है और खेतों की जुताई करके बीज की बुवाई कर देता है। कुछ दिनों के बाद सुरेश के खेतों में अच्छी फसल तैयार हो जाती है। जब सुरेश खेत पर पहुंचता है तो यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी वहां पर श्याम आता है। अरे सुरेश भाई, तुम्हारे खेतों में तो अच्छी फसल तैयार हो गई है। सब भगवान की कृपा है, बस भगवान के भरोसे कुछ नहीं होता भाई, इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। इतना बोलकर श्याम आगे बढ़ जाता है। तभी सुरेश सोचता है, यह बात चलकर सिया को बताता हूँ, वह बहुत खुश हो जाएगी। अरे भाग्यवान, सुनती हो, इस बार की फसल पिछली बार से भी अच्छा है। सुरेश और सिया बहुत खुश थे। यह बात जमींदार तक पहुंचती है। सुरेश बहुत ही मेहनती है, अगर किसी तरह से यह मेरे पास काम करने के लिए आ जाए तो मेरे खेतों की भी फसल दुगनी हो जाएगी। तभी जमींदार के दिमाग में एक उपाय आता है। वह अपने आदमी रामू को सारी बात समझा देता है। पर मालिक, यह तो गलत बात है, वह तो भूखे पेट मर जाएगा बेचारा, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमको जितना बोला हूँ उतना करो बस, नहीं तो कल से मेरे पास काम करने मत आना। ठीक है मालिक, आपने जैसा बोला है मैं वैसा ही करूँगा। रामू रात के अंधेरे में जाता है।
मुझे माफ कर देना भाई, मैं मजबूर हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया तो जमींदार मुझे काम से निकाल देगा, फिर मैं क्या करूँगा? यही तो मेरा 2 वक्त की रोटी कमाने का सहारा है। और सुरेश की खेतों में आग लगा देता है और सुरेश की सारी फसल जल जाती है। सिया, मैं खेत पर जा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं भी माँ को दवा देकर आती हूँ। इतना बोलकर सुरेश खेत की तरफ चल देता है। सुरेश जैसे ही खेत पर पहुंचता है, खेत की हालत देखकर चौंक जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? यह सब कैसे हुआ? मेरी तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूँगा? मेरी पूरी मेहनत बेकार चली गई। तभी सिया भी वहां पहुंच जाती है। वह भी खेत की हालत देखकर चौंक जाती है। यह सब क्या हो गया? अभी कल तो सब ठीक था, अचानक पूरी फसल में आग कैसे लग गई? दोनों को कुछ नहीं समझ आता कि यह कैसे हो गया। दोनों दुखी होकर घर वापस आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? सिया ने माँ को सारी बात बताई। पर बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कल तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से खेतों में आग कैसे लग गई? माँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि यह सब कैसे हो गया। बेटा, अब क्या होगा? इस बार की फसल तो खराब हो गई। कोई बात नहीं माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। अगली बार फिर से खेतों में बीज डालूंगा। मैं इतनी आसानी से हार तो मानने वाला नहीं हूँ। क्या बात है रे रामू, अभी तक सुरेश मुझसे मदद मांगने नहीं आया। तुमने अपना काम तो ठीक से किया था ना? हाँ मालिक, आपने जैसा बोला था मैंने ठीक वैसा ही किया था। चल ठीक है, देखते हैं कब तक नहीं आता है। रामू ने जमींदार के कहने पर सुरेश के खेतों में आग तो लगा दी, पर ऐसा करने के बाद रामू को बहुत बुरा लग रहा था। मैंने जो सुरेश के साथ किया है वह बहुत गलत है। बेचारा गांव की लोगों की मदद करता रहता है। उसने पूरे दिन मेहनत करके अपनी फसल तैयार की थी। मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। जब गांव वालों को पता चलेगा तब सभी लोग मुझे गांव से ही निकाल देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर से फसल बोने का समय आ जाता है। सुरेश फिर से अपने खेतों की जुताई करके बीज डाल देता है।
अरे रामू, सुरेश तो बहुत जिद्दी निकला। उसने हार नहीं मानी और फिर से खेतों में बीज डाल दिया। हाँ मालिक, आप सही बोल रहे हैं। सुरेश जब खेत से घर वापस आता है, आप चिंता मत कीजिए, इस बार सब अच्छा होगा। इस बार की फसल अच्छी होगी। कुछ दिन बाद फसल तैयार हो जाती है। फसल को देखकर सुरेश बहुत खुश था। आखिरकार उसकी मेहनत सफल हो गई। जमींदार रामू से कहता है, रामू, सुरेश ने हार नहीं मानी। मैं भी देखता हूँ कब तक मेरे पास नहीं आता। आज रात को तू फिर जा और पिछली बार की तरह उसकी सारी फसल को जला दे। माफ कीजिएगा मालिक, पर मैं फिर से ऐसा नहीं कर सकता। मुझसे दोबारा ये नहीं होगा। तूने मेरी बात को मना किया? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? तू अभी यहाँ से चला जा और दोबारा मेरे सामने नहीं दिखाई देना। पर मालिक, मेरे पैसे। कैसे पैसे? तुझे अब कुछ नहीं मिलेगा। चल भाग यहाँ से अभी के अभी। रामू दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और सोचता है, मैं सुरेश से माफी मांग लेता हूँ और सब कुछ सच सच बता देता हूँ उसको। रामू सुरेश के पास जाता है। अरे रामू, तुम? क्या हुआ? आज इधर कैसे आना हुआ? रामू सारी बात सुरेश को बता देता है। मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैंने दोबारा ऐसा नहीं किया। तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए बहुत है। पर उस जमींदार का तो कुछ तो करना पड़ेगा, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुरेश यह बात सारे गांव वालों को बताता है। हम लोगों को मिलकर इस जमींदार का कुछ करना होगा, नहीं तो इसका अत्याचार और बढ़ता जा रहा है। सारे गांव वाले मिलकर पंचायत बुलाते हैं और रामू ने सारी सच्चाई पंचायत के सामने बता दी और अपनी गलती को भी स्वीकार कर लिया। पंचायत ने फैसला लिया कि जमींदार सभी गांव वालों की जमीन वापस करेगा और सभी के कर्ज भी माफ कर देगा। जमींदार ने पंचायत की बात मान ली और गांव वालों की जमीन लौटा दी। सभी गांव वाले खुशी पूर्वक रहने लगे।